Hello everyone and welcome back to our channel Biology Impulse. Today in this session we'll talk about chapter number 14 of class 11th, that is respiration in plants. So without wasting any time let's proceed with our today's session. तो इस चैप्टर के पिछले वीडियो के अंदर हमने बात करी थी हाउ डू प्लांट्स ब्रीथ के बारे में, फिर हमने ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ा, उसकी एनर्जी कैलकुलेशंस को काउंट किया, देन हमने इंटरमीडिएट स्टेप के बारे में पढ़ा, अनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करी और एट लास्ट हमने क्रैब्स साइकिल की और उसकी एनर्जी कैलकुलेशंस की बात करी थी. नाउ इस सेशन के अंदर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की बात होगी, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, एम्फिबॉलिक पाथवे के जैसे जो टॉपिक्स हैं हम उनके साथ इस टॉपिक के अंदर फिलहाल डील करेंगे. हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ. तो बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात होती है तो ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके अंदर जो एनर्जी है वो रिलीज़ होती है और वो यूटिलाइज होती है. अब एनर्जी रिलीज़ होगी कहाँ से? तो जो एनर्जी हमारे पास NADH और FADH2 की फॉर्म में आई थी ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब्स साइकिल के दौरान, उस एनर्जी को यहाँ पे रिलीज़ किया जाएगा और उसको अलग अलग कामों के लिए यूटिलाइज़ किया जाएगा. यानी सिंपल एंड शॉर्ट ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर जो हमारे पास NADH और FADH2 प्रोड्यूस हुए थे ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब्स साइकिल के दौरान, उनको यहाँ पे ब्रेक डाउन किया जाएगा, उनको यहाँ पे ऑक्सीडाइज किया जाएगा, जिसकी मदद से एट लास्ट हमारे पास ATP का प्रोडक्शन होगा. ये कंप्लीट साइकिल होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की. अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की लोकेशन होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, यानी कि जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसके अंदर हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो चलने वाली है. अगर आपको याद हो तो ग्लाइकोलाइसिस की लोकेशन थी साइटोसॉल यानी कि साइटोप्लाज्म, देन क्रैब साइकिल की लोकेशन थी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है इसकी लोकेशन है IMM यानी कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. इनकी लोकेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्स में बार बार MCQ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनकी लोकेशन से. अब ये जो पूरा सिस्टम चलेगा जिसकी मदद से एट लास्ट हमारे पास ATP प्रोड्यूस होगी, लास्ट स्टेप है ये. इस प्रोसीजर को कैरी आउट करने के लिए जो 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं वो मिलके काम करते हैं. अब ये 5 कॉम्प्लेक्सेस कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है NADH डिहाइड्रोजनेज, दूसरा कॉम्प्लेक्स है सक्सेनेट डिहाइड्रोजनेज, तीसरा है BC1 कॉम्प्लेक्स, चौथा है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज और जो लास्ट यानी फिफ्थ है दैट इज़ ATP सिंथेज. ये पांचों कॉम्प्लेक्सेस मिलके काम करेंगे और एट लास्ट जाके NADH और FADH से जो एनर्जी है वो हमारे पास ATP की फॉर्म में बनेगी. हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कॉम्प्लेक्स 1 के साथ. जो कॉम्प्लेक्स 1 है इसका नाम है NADH डिहाइड्रोजनेज. अभी नाम से ही इंडिकेट करता है कि ये किस चीज़ ऑक्सीडाइज करने वाला है, ये NADH को ऑक्सीडाइज करने वाला है. जो NADH है हमारे पास वो कहाँ से आया? वो हमारे पास आया था माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जब TCA साइकिल चली थी, यानी कि TCA साइकिल को हम क्रैब साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं. तो जब ये साइकिल चली थी तो हमारे पास NADH का भी प्रोडक्शन हुआ था और एक NADH हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस के दौरान भी प्रोड्यूस हुआ था. तो बेसिकली यहाँ पे जो ये TCA साइकिल के दौरान जो NADH प्रोड्यूस हुआ है, इस NADH के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे ऑक्सीडाइज होंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स इस NADH से रिलीज़ होके किसके पास पहुँच जाएंगे? यूबिक्विनॉन के पास पहुँच जाएंगे. यूबिक्विनॉन क्या है? यूबिक्विनॉन बेसिकली एक मोबाइल कैरियर है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक से दूसरे कॉम्प्लेक्स या फिर एक से दूसरी लोकेशन में ट्रांसफ़र करवाने का काम करवाता है. यूबिक्विनॉन की लोकेशन होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में. तो अब सिंपल एंड शॉर्ट कॉम्प्लेक्स 1 ने क्या किया कि जो क्रैब साइकिल के दौरान NADH प्रोड्यूस हुए थे उनको यहाँ पे ऑक्सीडाइज किया गया. जब NADH ऑक्सीडाइज होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होंगे. अब उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको उठाया यूबिक्विनॉन ने और ये आगे यूबिक्विनॉन जो है उसको ट्रांसफ़र कर देगा अगली लोकेशन तक. आगे हम बात करते हैं अभी कॉम्प्लेक्स 2 के बारे में. तो जो कॉम्प्लेक्स 2 है उसका नाम है सक्सेनेट डिहाइड्रोजनेज. अब हमने सक्सेनेट के बारे में कहाँ पढ़ा था? हमने सक्सेनेट के बारे में पढ़ा था क्रैब साइकिल के अंदर, और क्रैब साइकिल के अंदर आपको याद होगा FADH2 का भी रिलीज़ हुआ था. तो यहाँ पे जो FADH2 है यानी कि जो सक्सेनेट के ऑक्सीडेशन की वजह से प्रोड्यूस हुआ था क्रैब साइकिल के अंदर, उस जो FADH2 का जो ऑक्सीडेशन है वो यहाँ पे होगा. तो जब हमारा FADH2 ऑक्सीडाइज होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होंगे. वो इलेक्ट्रॉन्स भी किसके पास पहुँचेंगे? यूबिक्विनॉन के पास पहुँचेंगे. यानी कि कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर भी जब FADH2 ऑक्सीडाइज हुआ तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को किसने एक्सेप्ट किया? यूबिक्विनॉन ने एक्सेप्ट किया. यूबिक्विनॉन हमारे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट था. अब जैसे ही ये यूबिक्विनॉन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं तो ये यूबिक्विनॉन रिड्यूस हो जाता है यूबिक्विनॉल के अंदर. नॉर्मली पहले
यूबिक्विनॉन था, जैसे ही यूबिक्विनॉन के पास इलेक्ट्रॉन्स आए तो ये यूबिक्विनॉल के अंदर ट्रांसफ़र हो गया, यानी कि UQH यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन हो गई। नॉर्मली जो UQ है ये होता है यूबिक्विनॉन, और जो यूबिक्विनॉल होता है उसको हम UQH2 के फॉर्म में भी डिनोट करते हैं। जो यूबिक्विनॉन है ये ऑक्सीडाइज फॉर्म होती है, जो यूबिक्विनॉल है वो रिड्यूस्ड फॉर्म होती है। रिड्यूस्ड फॉर्म कब बनेगी हमारी यूबिक्विनॉन की? ये तब बनेगी जब ये NADH2 से जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं उनको एक्सेप्ट कर लेगा, तब भी ये रिड्यूस्ड फॉर्म में आ जाएगा, तब भी हम उसको यूबिक्विनॉल बोलेंगे। और कॉम्प्लेक्स 2 के भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब ये वहाँ से रिलीज होंगे तो उसको भी यूबिक्विनॉल एक्सेप्ट करेगा और लास्ट में ये यूबिक्विनॉल की फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। तो अभी इसने यूबिक्विनॉन ने क्या किया है, जो कॉम्प्लेक्स 1 है उसके इलेक्ट्रॉन्स को भी एक्सेप्ट किया है और उसको पहुंचा दिया है उसने कॉम्प्लेक्स 3 के पास, और फिर इसने कॉम्प्लेक्स 2 से भी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया और उसको भी पहुंचा दिया कॉम्प्लेक्स 3 के पास। यानी कि यूबिक्विनॉल का फंक्शन क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स 1 से भी इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करेगा और लास्ट में कॉम्प्लेक्स 3 के पास लाके छोड़ देगा, फिर कॉम्प्लेक्स 2 से भी इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा और कॉम्प्लेक्स 3 के पास लाके ये उसको छोड़ देगा। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स 3 के बारे में। जो कॉम्प्लेक्स 3 है उसको हम BC1 कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कॉम्प्लेक्स 3 से पास होके किधर पहुंच जाते हैं, साइटोक्रोम C के पास पहुंच जाते हैं। साइटोक्रोम C क्या है बेसिकली? साइटोक्रोम C एक स्मॉल प्रोटीन है जो कि हमारे इनर मेम्ब्रेन की जो आउटर साइड है वहाँ पे अटैच होता है। यानी कि हमारी जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसकी जो बाहर वाली साइड है उसके ऊपर एक छोटा सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम साइटोक्रोम C बोलते हैं। जैसे यूबिक्विनॉन एक मोबाइल कैरियर था, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करने का काम कर रहा था, बिल्कुल वैसे ही जो साइटोक्रोम C है ये भी एक मोबाइल कैरियर के जैसे काम करता है। और ये क्या करेगा, ये कॉम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन्स को उठाएगा और उठा के किसके अंदर ट्रांसफ़र करवा देगा, कॉम्प्लेक्स 4 के पास ट्रांसफ़र करवा देगा। यानी कि कॉम्प्लेक्स 1 और 2 के जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको ट्रांसफ़र करवाने का काम था यूबिक्विनॉन का, लेकिन कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ट्रांसफ़र करवाने का काम है साइटोक्रोम C का। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो ट्रांसफ़र हो चुके हैं कॉम्प्लेक्स 4 के पास। अब हम कॉम्प्लेक्स 4 की बात कर लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स 4 का जो नाम है होता है वो है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ये जो कॉम्प्लेक्स 4 होता है इसके पास 3 मेन चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। पहला, इसके पास साइटोक्रोम A होता है, इसके पास साइटोक्रोम A3 होता है और इसके साथ साथ इसके पास 2 कॉपर सेंटर भी प्रेजेंट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कौन से कॉम्प्लेक्स के पास 2 कॉपर सेंटर्स देखने को मिलते हैं। द आंसर विल बी कॉम्प्लेक्स 4 और साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। अभी ये जो कॉम्प्लेक्स 4 था अब ये आगे इलेक्ट्रॉन्स को पास करा देगा कॉम्प्लेक्स 5 के पास में, और कॉम्प्लेक्स 5 का नाम होता है ATP सिंथेज। जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे कॉम्प्लेक्स 1 से पास होना शुरू हुए थे और कॉम्प्लेक्स 4 तक पास हुए थे, अब ये आगे पहुंच जाएंगे हमारे कॉम्प्लेक्स 5 के पास, और इसी कॉम्प्लेक्स 5 के पास जाने के बाद इनसे जो एनर्जी रिलीज होगी उससे जो ATP है उसकी फॉर्मेशन होगी। यानी कि ATP सिंथेज एक ऐसा लास्ट स्टेप है जहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे यहाँ पे आके कपल्ड अप होंगे और उनकी वजह से ATP बनेगी। ATP स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। लेकिन ये बनती कैसे है, ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के मॉलिक्यूल के बनने की वजह से ATP की फॉर्मेशन होती है। सीधी सी बात है, डाइफॉस्फेट यानी कि 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल हैं, इसके पास अगर एक और आके जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा। और हमारी जो एनर्जी करेंसी है वो ATP होती है। एनर्जी हमेशा ATP की फॉर्म में ही बनती है। अब हमने स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स 1 की बात करी थी, तब वहाँ पे क्या हुआ था, NADH का ऑक्सीडेशन हुआ था। फिर हमने FADH की बात करी तो वहाँ पे FADH भी रिड्यूस हुआ था। तो एक NADH से 3 ATP के मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं। वहीं अगर एक FADH की बात करें तो उससे हमारे पास 2 ATP के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जनरेट होते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं, हमने अभी तक जितनी भी साइकिल पढ़ी हैं, चाहे हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ी हो, देन हमने क्रैब साइकिल की बात करी हो, चाहे हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात कर ली हो, यहाँ तक हमने कहीं भी ऑक्सीजन का यूज़ नहीं सुना। जबकि हम बोलते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन हमारे अंदर होता है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के जो एनर्जी है वो रिलीज़ नहीं हो सकती, कि हमेशा ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होती है तब जाके हमारा जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो कंप्लीट होता है। लेकिन
लेकिन अभी तक तो हमने कहीं भी जो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन है उसकी बात यहाँ पे होते हुए नहीं देखी है। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इसी एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में कि ऑक्सीजन कहाँ काम में आती है इस एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो बेसिकली जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे हमारे इस पूरे सिस्टम के अंदर से जितनी भी हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को रिमूव करने का काम करती है, और ये एज अ फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के जैसे काम करती है। ये पॉइंट बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली और एमसीक्यूज़ में यही ऑप्शन लिखा मिलेगा कि जो ऑक्सीजन है वो एज अ फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल का काम करती है, और तब जाके यहाँ पे जो H2O है उसकी फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन होगी तब जाके लास्ट में जो H2O है वो रिलीज़ होगा। एक बार हम इसी को देख लेते हैं हमारी बुक के अंदर जो डायग्राम है उसकी मदद से। सो दिस इज़ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जहाँ पे हमारी क्रैब साइकिल चली थी। ये हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है जहाँ पे हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी, और ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कॉम्प्लेक्स 1 के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स 1 जो था वो अब उससे क्या होगा कि वो हमारे पास NADH प्रेजेंट था, तो अब NADH को हम यहाँ पे ऑक्सीडाइज करेंगे। तो जब NADH ऑक्सीडाइज होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही रिलीज़ होंगे तो हमारा जो NADH था वो वापस से किस फॉर्म में आ जाएगा, NAD की फॉर्म में आ जाएगा, और ये वापस से फिर क्रैब साइकिल में चला जाएगा और वहाँ से भी जो NADH है उसकी फॉर्मेशन का काम ये शुरू कर देगा। तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होना शुरू हो गए हमारे कॉम्प्लेक्स 1 से। जब कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो हमने अभी बात करी थी उनको कौन एक्सेप्ट करेगा, यूबिक्विनॉन एक्सेप्ट करेगा। और जब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे होंगे तो जो 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे इनर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर रिलीज़ हो जाएंगे। अब ये जो यूबिक्विनॉन है जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा ये अपनी रिड्यूस्ड फॉर्म के अंदर, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म के अंदर, रिड्यूस्ड फॉर्म के अंदर आ जाएगा, और उस रिड्यूस्ड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, यूबिक्विनॉल बोलते हैं। तो अब ये जो यूबिक्विनॉल है ये हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको किसके अंदर पास करा देगा, कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर पास करा देगा। यानी कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन्स को उठाया यूबिक्विनॉन ने और उसने ट्रांसफ़र करवा दिया कॉम्प्लेक्स 3 के पास। उसके बाद हमारा जो कॉम्प्लेक्स 2 था जिसको हम सक्सेनेट डिहाइड्रोजिनेज बोलते हैं, ये भी क्या करेगा, यहाँ पे जो FADH2 के जो मॉलिक्यूल्स थे उनसे ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, यानी कि उसको रिड्यूस करवाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होंगे, और उन इलेक्ट्रॉन्स को भी कौन उठा रहा है, यूबिक्विनॉन उठा रहा है। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा ये अपनी रिड्यूस्ड फॉर्म में आ जाएगा जिसको हम यूबिक्विनॉल बोलते हैं, और ये भी इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ पास करा देगा, कॉम्प्लेक्स 3 के पास करा देगा। तो अब यहाँ से भी जो हाइड्रोजन है वो रिलीज़ हो रही है इनर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। उसके बाद सिंपल एंड शॉर्ट कहानी में क्या हुआ, जो कॉम्प्लेक्स 1 था हमारा उसके भी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पे पहुँचे, हमारे कॉम्प्लेक्स 3 के पास पहुँचे। वहीं जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स 2 था उसके भी जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसको यूबिक्विनॉन ने कहाँ पहुँचा दिया, कॉम्प्लेक्स 3 के पास पहुँचा दिया। यानी कॉम्प्लेक्स 1 और 2 के जो इलेक्ट्रॉन्स थे, मॉलिक्यूल्स थे, वो हमारे कॉम्प्लेक्स 3 के पास पहुँच चुके हैं। अब ये जो कॉम्प्लेक्स 3 है इसके पास होता है साइटोक्रोम C। ये जो साइटोक्रोम C है हमने बात करी थी कि इनर मेम्ब्रेन के जो बिल्कुल आउटर साइड होती है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये हमारी इनर मेम्ब्रेन है, इसके बिल्कुल आउटर साइड में ये साइटोक्रोम C प्रेजेंट है, और ये यहाँ पे मोबाइल कैरियर का काम करेगा और कॉम्प्लेक्स 3 के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आगे पास करा देगा कॉम्प्लेक्स 4 के पास में। हमने अभी बात करी थी थोड़ी देर पहले कि कॉम्प्लेक्स जो 4 है जिसको हम साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज बोलते हैं, इसके पास 3 चीज़ हैं। इसके पास एक साइटोक्रोम C प्रेजेंट है, इसके पास साइटोक्रोम A3 प्रेजेंट है, और इसके साथ साथ इसके पास 2 कॉपर सेंटर भी मौजूद हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये एक कॉपर सेंटर, ये दूसरा कॉपर सेंटर, ये साइटोक्रोम A और ये साइटोक्रोम A3। तो ये जो 4 चीज़ें हैं ये हमारे कॉम्प्लेक्स 4 के पास प्रेजेंट होती हैं, और ये जो कॉम्प्लेक्स 4 है ये आगे हमारे इलेक्ट्रॉन्स को पास करा देता है कॉम्प्लेक्स यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो भी रिलीज़ होगी, और जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज़ होती है तो यहाँ पे काम आता है हमारे ऑक्सीजन का, जो हमने लास्ट में बात करी थी कि यहाँ से जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन कॉम्बाइन करती है ऑक्सीजन के साथ। ये जो ऑक्सीजन है ये फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के जैसे काम कर रहा है, और जैसे ही हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो लास्ट में जाके H2O की फॉर्मेशन हो जाती है, यानी कि वाटर मॉइटी की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इस तरीके से ये जो हमारा ऑक्सीजन है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। फिर ये जो सारी चीज़ें ये मिलकर पहुँच जाती हैं कॉम्प्लेक्स 5 के पास में। अब हम एक बार कॉम्प्लेक्स 5 के बारे में बात कर लेते हैं, बाद में हम उसको साइकिल के हिसाब से भी समझेंगे। तो जो कॉम्प्लेक्स 5 है उसका नाम है ATP सिंथेज। इसके पास 2 पार्ट होते हैं।
एक F1 पार्ट होता है और एक F0 पार्ट होता है। जो F1 वाला पार्ट है वो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है और ये एक ऐसी साइट है जहाँ पे ATP की फॉर्मेशन होगी, यानी कि यहाँ पे ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलेगा और ATP बनेगी, यानी कि वो F1 वाला पार्ट है जहाँ पे ATP की फॉर्मेशन होगी। वहीं पे अगर हम F0 की बात करें तो ये एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है जो कि प्रोटॉन्स के लिए चैनल की फॉर्मेशन करता है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर एक ATP की फॉर्मेशन होनी है हमारे F1 वाले पार्ट के अंदर, तो उसके लिए जो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो पास करेंगे हमारे F0 के थ्रू होते हुए। F0 हमारा एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन था, तो उसके थ्रू पास होगा इनर मेम्ब्रेन स्पेस से माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में, जिसकी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा, जिसकी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट की फॉर्मेशन होगी और उसकी वजह से जो ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ये मिलेंगे और ATP की फॉर्मेशन हो जाएगी। एक बार मैं इसको दोबारा से आपको साइकिल की मदद से समझा देती हूँ। जैसे कि हमने अभी अभी बात करी कि ये जो ATP सिंथेज है ये हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स 5 है जिसको हम ATP सिंथेज बोलते हैं। इसके कितने पार्ट हैं? इसके 2 पार्ट हैं, एक F0 वाला पार्ट है और एक F1 वाला पार्ट है। जो F0 है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं। और ये किसका काम कर रहा है? ये जो यहाँ पे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं इनको पास करवाने का काम करवा रहा है, अपने अंदर से इनको कैरी करने का काम कर रहा है। और कैरी करके कहाँ पहुँचाएगा? ये मैट्रिक्स वाले एरिया के अंदर पहुँचाएगा। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि ये मैट्रिक्स वाला हिस्सा है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस है। तो इस इनर मेम्ब्रेन स्पेस से जो हाइड्रोजन है उसको पास करवाने का काम करवा रहा है हमारा F0 वाला हिस्सा, जो एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है ये। और जब ये इसको F1 के थ्रू होते हुए पास करवाएगा तो उसकी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट की फॉर्मेशन होगी। जैसे ही प्रोटॉन ग्रेडियंट की फॉर्मेशन होती है, ये जो F1 है ये क्या करेगा? ये ADP को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जोड़ देगा, जिसकी मदद से ATP की फॉर्मेशन हो जाएगी। एक बार फिर से हमारी बुक के अंदर जो दूसरा डायग्राम है उसको भी हम देख लेते हैं कि हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। यहाँ से जो स्पेस के अंदर जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिलीज हुए थे ये पहुँचे हमारे F0 के पास, क्योंकि F0 इसको कैरी करवाने का काम करवा रहा था। फिर ये पहुँचेंगे F1 के अंदर। F1 के अंदर ये जैसे ही पहुँचेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ग्रेडियंट की फॉर्मेशन होगी, जिसकी वजह से जो ADP था प्लस जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट था ये आपस में कंबाइन करेंगे और उसकी मदद से जो ATP है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। अब हम बात करते हैं एम्फिबॉलिक पाथवे के बारे में। तो बेसिकली हमको पता है कि जो ग्लूकोज है वो सबसे फेवर्ड सबस्ट्रेट होता है रेस्पिरेशन के अंदर। यहाँ से भी कई बार MCQs पूछ लिए जाते हैं कि रेस्पिरेशन के अंदर जो सबसे फेवर्ड सब्सटेंस है, सबस्ट्रेट है, वो कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा ग्लूकोज। जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं बेसिकली वो सबसे पहले ग्लूकोज के अंदर ब्रेक डाउन किया जाता है उन कार्बोहाइड्रेट्स का, और उसके बाद ही वो रेस्पिरेटरी पाथवे के अंदर एंटर कर पाते हैं। अब ये जो ब्रेक डाउन होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, अगर किसी भी कोई ऐसा प्रोसेस चल रहा है जहाँ पे किसी चीज़ का ब्रेक डाउन हो रहा है जिससे एनर्जी रिलीज हो रही है, उसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म या फिर कैटाबॉलिक पाथवे। वहीं पे बिल्कुल इसके उल्टा होता है, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कोई प्रोडक्ट बनता है उसको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म, जिसके अंदर एनर्जी जो है वो खर्च होती है। यानी कि कैटाबॉलिज्म में कोई चीज़ टूटेगी जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होगी। एनाबॉलिज्म क्या होगा? जिसके अंदर कोई चीज़ बनेगी और कोई चीज़ जब बनती है तो उस टाइम पे ATP भी खर्च होती है, तो ऐसो को हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। अब चूंकि हमारा ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन वाला जो पूरा पाथवे है, यहाँ पे ATP खर्च भी हो रही है। ATP खर्च कहाँ पे हो रही है? जब हमने ग्लाइकोलाइसिस वगैरह पढ़ा था तो हमने पढ़ा था वहाँ पे कि ATP खर्च हो रही थी। और जो ATP फॉर्मेशन है वो तो हमने देख ही लिया है क्रैब्स साइकिल के दौरान भी और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान भी। तो अब चूंकि यहाँ पे दोनों काम हो रहे हैं, यहाँ पे कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है, यहाँ पे एनाबॉलिज्म भी हो रहा है, दैट्स वाई हम इस रेस्पिरेटरी पाथवे को एम्फिबॉलिक पाथवे बोलते हैं। यानी कि एम्फिबॉलिक पाथवेज ऐसे पाथवेज हैं जहाँ पे एनर्जी बन भी रही है और एनर्जी खर्च भी हो रही है। तो जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था तो स्टार्टिंग में हमने बात करी थी कि जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा प्रोडक्ट होता है, ऐसी चीज़ होती है, ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि रेस्पिरेशन के दौरान खर्च होने वाला है। तो चूँकि ग्लूकोज सबसे फेवर्ड सब्सटेंस है वो माना है, लेकिन इसके अलावा बाकी के जो सब्सटेंसेस हैं वो भी रेस्पिरेटरी पाथवे के अंदर एज ए सबस्ट्रेट फंक्शन करते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हमने स्टार्टिंग में भी बात करी थी कि जो फैट होते हैं वो भी एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कई बार यूटिलाइज होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होती हैं और प्रोटीन्स भी होते हैं। तो अगर जो फैट है अगर उसको रेस्पिरेटरी पाथवे के अंदर एंटर करना है तो सबसे पहले वो जो फैट है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर टूटेगा। जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज के अंदर टूटेगी
और जो प्रोटीन्स हैं वो किसके अंदर टूटेंगे, वो अमाइनो एसिड्स के अंदर टूटेंगे। ये हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, हमने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी पढ़ा हुआ है कि जो फैट हैं वो लास्ट में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के फॉर्म में टूट जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाती है और जो प्रोटीन्स है वो अमाइनो एसिड की फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो इनका ऐसे ब्रेक डाउन होगा। अब ग्लूकोज का तो हमें पता है ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल चल रही है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट। ये आपको पूरी जो आगे है वो जो आपकी ग्लाइकोलाइसिस की पाथवे है वो बताई हुई है स्पाइरविक एसिड तक। तो अब हमारा ये जो फैट है जो कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में सबसे पहले ब्रेक डाउन हुआ है, अगर इसको हमारे रेस्पिरेटरी पाथवे के अंदर एंटर करना है तो ये कहाँ से एंटर करेगा, ये हमारा जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है उसकी मदद से होते हुए क्रैब साइकिल के अंदर आगे एंटर करेगा। वहीं पे अगर हम प्रोटीन्स की बात करें जो कि अमाइनो एसिड के अंदर टूटे हैं, अगर इनको आगे रेस्पिरेटरी पाथवे के अंदर एंटर करना है तो ये पायरुविक एसिड के अंदर ब्रेक डाउन होने के बाद ही उसके बाद आगे ये अपनी साइकिल के अंदर एंटर कर पाएंगे। ये आपको पूरी ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल पता ही है। लास्ट में ग्लाइकोलाइसिस के पायरुविक एसिड बनता है, फिर इंटरमीडिएट स्टेप आता है जहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन होती है और फिर एसिटाइल कोएंजाइम एक क्रैब साइकिल के अंदर एंटर करता है। तो ये बेसिक पाथवे था। तो यहाँ से एमसीक्यू अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो इस तरीके से पूछा जाता है कि जो फैट हैं अगर उनको रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर करना है तो वो कहाँ से एंटर करेंगे, तो वो एसिटाइल कोएंजाइम ए से आगे वो एंटर करेंगे। वहीं अगर प्रोटीन्स की बात करी जाए तो वो पायरुविक एसिड से आगे हमारे रेस्पिरेटरी पाथवे के अंदर एंटर कर पाएंगे। अब लास्ट का एक और छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, दैट इज़ रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, हम जिसको RQ भी बोलते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो RQ बेसिकली होता क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व अपॉन दी O2 कंज्यूम्ड, यानी कि हमारी कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हुई है जिसकी मदद से हमारी कितनी CO2 रिलीज़ होगी, उसका जो रेशियो निकलता है उसको हम RQ रेशियो बोलते हैं। यानी हमारी कितनी ऑक्सीजन खर्च हुई, उसके बाद लास्ट में हमारे पास कितनी CO2 जो है वो रिलीज़ हुई उस प्रोसीजर के दौरान, इनका जो रेशियो होता है उसको हम RQ रेशियो या फिर रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट बोलते हैं। अगर हम RQ वैल्यू बात करें कार्बोहाइड्रेट की तो वो होती है 1, ये इंपॉर्टेंट है, ये MCQ क्वेश्चंस यहाँ से इन तीनों के ऊपर पूछे जाते हैं। वहीं अगर हम फैट की RQ वैल्यू की बात करें तो ये लेस देन 1 होती है। वहीं अगर हम RQ वैल्यू ऑफ प्रोटीन की बात करें तो ये 0.9 होती है। तो एक बार इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी MCQs हैं जो लास्ट ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दैट ओवरऑल गोल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस क्रैब साइकिल एंड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज द फॉर्मेशन ऑफ, यानी कि ये जो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस चला, क्रैब साइकिल चली या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चला, ये हमारे पास हम करना क्या चाहते थे, इस चीज़ से किस चीज़ की गेन हम चाहते थे, यहाँ पे किस चीज़ को ये फॉर्मेशन करना चाहते थे। तो इसका आंसर होगा ATP इन द स्मॉल स्टेप वाइज यूनिट, यानी कि अल्टीमेटली ये जितने भी प्रोसीजर्स चलाए ये हमने क्यों चलाए, ताकि हमारे पास जो ATP है उसकी फॉर्मेशन हो सके, छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर हमें ATP रिलीज होके मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो नेट गेन होता है ATP मॉलिक्यूल्स का एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान वो कितना है, तो आंसर विल बी 36 मॉलिक्यूल। वैसे तो 38 था जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कशन किया था, लेकिन यहाँ पे चूँकि 2 मॉलिक्यूल्स ग्लाइकोलाइसिस के दौरान खर्च हो जाते तो आंसर विल बी 36 मॉलिक्यूल। Next question is when one molecule of ATP is disintegrated, what amount of energy is liberated? The answer will be 7. Next question is which one of the following is the common respiration mediated breakdown of fat, carbohydrate and protein? यानी कि अगर फैट की बात कर लो, चाहे कार्बोहाइड्रेट की बात कर लो, चाहे प्रोटीन्स की बात कर लो, ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है इन सब के अंदर जहाँ पे कॉमन है इन तीनों ब्रेकडाउन्स के अंदर, तो आंसर विल बी एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्योंकि हमने जब बात करी थी अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो हमें पता है तब तो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता ही है ग्लाइकोलाइसिस के बाद में जब इंटरमीडिएट स्टेप आती है। वहीं अगर हम फैट की बात करें तो फैट भी जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए की मदद से आगे एज ए रेस्पिरेटरी पाथवे के अंदर एंटर करते हैं। वहीं अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो वो पहले पायरुविक एसिड के अंदर आते हैं, उसके बाद वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में आते हैं। तो दैट्स वाई जो तीनों हैं उनके बीच में जो कॉमन स्टेप है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथवे इज एप्रोप्रिएटली टर्म्ड एज,
यानी कि जो हमारा एरोबिक पाथवे है इनमें से हम उसको किस नाम से डिनोट कर सकते हैं? द आंसर विल बी एम्फिबॉलिक पाथवे। जैसे कि हमने पहले डिस्कशन किया था, यहाँ पे एटीपी का प्रोडक्शन भी हो रहा है और एटीपी का यूटिलाइजेशन भी हो रहा है। तो जहाँ पे एटीपी बनती भी है और खर्च भी होती है, ऐसे प्रोसीजर्स को हम एम्फिबॉलिक पाथवेज बोलते हैं। देयरफॉर आंसर विल बी एम्फिबॉलिक पाथ। Next question is, the plants but not the animals can convert the fatty acid to the sugar by a series of reaction called as। यानी कि जो प्लांट हैं वो फैटी एसिड को शुगर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, कौन से प्रोसीजर की मदद से? द आंसर विल बी ग्लायोऑक्सिलेट साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रेस्पिरेटरी क्वोशेंट और द आरक्यू वैल्यू ऑफ ट्राइपाल्मिटिन इज। जो ट्राइपाल्मिटिन है उसकी आरक्यू वैल्यू कितनी होती है? द आंसर विल बी 0.07। विल नॉट बी द आंसर विल बी 0.7। हमें पता है कि जो ट्राइपाल्मिटिन है वो उसकी जो आरक्यू वैल्यू है वो 0.7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर क्यू इज़ द रेशियो ऑफ, यानी कि जो आर क्यू है वो किस चीज़ का रेशियो है? द आंसर विल बी ऑक्सीजन कंज्यूम टू द CO2 प्रोड्यूस। यानी कि हमने कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम करी है और उससे कितनी जो CO2 है वो प्रोड्यूस हुई है। ये हमारा जो आंसर है वो होगा आर क्यू वैल्यू का। सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा CO2 प्रोड्यूस्ड टू O2 कंज्यूम्ड। यानी कि हमने कितनी CO2 को इवॉल्व किया, कितनी CO2 को प्रोड्यूस किया, जिसके लिए कितनी हमारी जो ऑक्सीजन है वो कंज्यूम हुई थी। अब एक छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान, दैट इज़ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है वो होता है रेस्पिरेशन के दौरान, और यहाँ पे एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट रिक्वायर्ड फॉर द फॉस्फोराइलेशन। यानी कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसीजर हो रहा है, जिसकी मदद से क्या हो रहा है? प्रोटॉन ग्रेडियंट की फॉर्मेशन हो रही है, और वो जो प्रोटॉन ग्रेडियंट हैं वो आगे जाके ATP की फॉर्मेशन करा रहे हैं। ऐसे प्रोसीजर को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जैसे कि हमारे ETS के अंदर हो रहा था कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, जिसकी मदद से प्रोटॉन ग्रेडियंट बना, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनने की वजह से ATP की फॉर्मेशन हुई। अगर हम इस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को कंपेयर करें फॉस्फोराइलेशन के साथ, बेसिकली फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है? एडिशन ऑफ फॉस्फेट को हम फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। यानी भी किसी भी चीज़ के अंदर जब फॉस्फेट का एडिशन हो जाता है तो उसको फॉस्फोराइलेशन। जैसे कि ADP के साथ में अगर हमारे पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो गया जिसकी मदद से ATP बन गई, तो ये हमारा फॉस्फोराइलेशन का प्रोसीजर है। तो ये जो फॉस्फोराइलेशन है फोटोसिंथेसिस के दौरान होता है, और यहाँ पे जो लाइट एनर्जी है उसका इस्तेमाल किया जाता है प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने के लिए, जिसके बाद में फॉस्फोराइलेशन। यानी दोनों स्टेप के अंदर क्या हो रहा है? ATP की फॉर्मेशन हो रही है, यानी कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो रहा है जिसकी मदद से ATP बनेगा। लेकिन ये रेस्पिरेशन के दौरान होता है, ये फोटोसिंथेसिस के दौरान होता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, लेकिन यहाँ पे जो लाइट एनर्जी है उसके प्रोडक्शन, उसके यूटिलाइजेशन की मदद से जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है उसकी फॉर्मेशन होती है। So that's all for today. If you have liked our video, then please do not forget to like, share and subscribe our channel. Also, you can tell us your views in our comment section as well. Thank you so much.